सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक न्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, जो कि आपके सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग 6th चैप्टर हो चुका है, उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो इस वीडियो को यहीं पुश करें और नीचे या ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। यहाँ पर हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है और इसकी चिंताएं क्यों है। उसके साथ ही साथ हमने साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों वाला जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और वो है उत्तर दक्षिण विवाद। क्या टॉपिक है बेटा? तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है उत्तर और दक्षिण विवाद है क्या। तो अगर हम ग्लोब की सहायता से समझने की कोशिश करें तो ये जो दिशा है ये हुई उत्तर, ये हुई दक्षिण, ये हुई पूर्व और ये हुई। अब विवाद किसके बीच में है? उत्तर और दक्षिण के विवाद। तो यहां से अगर मैं इस ग्लोब को आधा काट दूं तो ये वाले देश क्या कहलाए? उत्तर के देश। और ये वाले देश क्या कहलाए? दक्षिण के देश। अब पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जो विवाद है, तो आप देखेंगे उत्तर में जितने भी देश हैं वह सभी क्या हैं? विकसित देश हैं। क्या है? विकसित देश हैं। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो भी देश आ रहे हैं या तो वो विकासशील हैं, क्या हैं? या तो वह विकासशील हैं या फिर अल्प विकसित हैं। क्या है? या तो विकासशील हैं या फिर अल्प विकसित देश हैं। अब देखिए, जैसे एक क्लास में कई तरीके के बच्चे होते हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको एक बार में कोई टॉपिक बताया जाए तो उनको समझ आ जाता है। कुछ एवरेज बच्चे होते हैं कि उन्हें एक दो बार समझाया जाए तो आ जाता है। कुछ बिलो एवरेज होते हैं जिनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, उन्हें हमें चीज़ों को बार बार समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हर बच्चे की जैसे रिक्वायरमेंट अलग अलग है, वैसे ही विकास को लेकर और पर्यावरण को लेकर, किसको लेकर? विकास को लेकर और पर्यावरण को लेकर उत्तर और दक्षिण के अंदर मतभेद है, विवाद है। क्लियर है बेटा पॉइंट? विकसित देशों का कंसर्न क्या है? विकसित देश क्या चाह रहे हैं या उत्तर के देश क्या चाह रहे हैं कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, कैसे ओजोन लेयर में जो छेद बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। लेकिन दक्षिण का कंसर्न अलग है। दक्षिण के देश क्या चाह रहे हैं कि कैसे हम अपना विकास करें। देखिए, जिसका पेट भरा हुआ है वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगा, लेकिन जिसका पेट खाली है उसके लिए सबसे पहली चिंता क्या है कि कैसे मेरा पेट भरेगा। बात समझ में आई? तो दक्षिण के जो देश हैं वो अभी उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं, उतना विकसित नहीं हो पाए हैं, और इसी कारण उनका जो कंसर्न है वो डिफरेंट है उत्तर के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? कुछ पूछना, बताना। उत्तर दक्षिण विवाद का अर्थ समझ आ गया? उत्तर के देश विकसित और दक्षिण के देश विकासशील या अल्प विकसित। चलिए अब इसे स्टैटिकल तरीके से समझते हैं। क्लियर है बेटा पॉइंट? देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने आपको पिछली क्लास में साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों में भी बताया था। उसमें हमने किस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो विकसित देश हैं जो कि उत्तर में स्थित हैं, पर्यावरण को लेकर उनकी चिंता। ठीक है, दोनों में हम क्या देखेंगे? पर्यावरण को लेकर
चिंता, चिंता ता, चिता चिता, चिंता ता ता। तो जो उत्तरी देश हैं, देखिए उत्तर में क्या आ रहा है आपका, देखिए यूएसए आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा यूरोप आ रहा है, इधर क्या है, यूरोप के देश विकसित हो चुके हैं, अमेरिका या आप कह सकते हो यूएसए विकसित हो चुका है। तो इनकी चिंता क्या है, डिफरेंट है। इनकी चिंता क्या है, नंबर 1 ओजोन लेयर के छेद, ओजोन लेयर का छिद्र या छेद। तो ओजोन लेयर में जो छिद्र है, जो छेद है, वो बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता है, किनके लिए, उत्तर के देशों के लिए। दूसरी चिंता क्या है, वैश्विक तापन, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक ताप बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वैश्विक ताप बढ़ना। ये इनकी चिंताएं हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ये ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। और इनका मानना क्या है, इनका एक छोटा सा मानना है कि सबकी बराबर जिम्मेदारी, क्या है, सबकी बराबर जिम्मेदारी। क्लियर है बेटा। दूसरी तरफ दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के देश क्या है, विकासशील हैं, और वो क्या चाह रहे हैं कि हमें क्या मिलनी चाहिए, कुछ छूट मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। छूट क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी अपना विकास नहीं किया है। अगर इन्होंने भी अपना विकास कर लिया होता तो शायद ये भी उन्हीं के साथ जो गाना ये गा रहे हैं वो भी वही गा रहे होते। तो इनका कंसर्न क्या है कि भाई पर्यावरण को बचाना तो इनको भी है, पर्यावरण को बचाने का जो कंसर्न है वो तो इनका भी है, लेकिन ये बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं टिकाऊ विकास। क्या कहते हैं, टिकाऊ विकास। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिकाऊ विकास जो है ये क्या बोलता है कि हमें संसाधनों का प्रयोग या हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रयोग ऐसी मात्रा में करना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उसको एंजॉय कर सके। अगर वो एंजॉय नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, अगर मान लो हमने सारा पानी पी लिया तो अगली पीढ़ी पी पाएगी, अगर हमने सारा पेट्रोल खर्च कर लिया तो अगली पीढ़ी कर पाएगी। तो टिकाऊ विकास में हम इसी बात को मद्देनज़र रखते हैं कि संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि हमारा काम भी चलता रहे और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वो संसाधन जो है वो देखने को प्राप्त हो। क्लियर है बेटा। और साथ ही साथ वो क्या है, नए इन्वेंशंस कर रहे हैं। नए इन्वेंशंस का मतलब क्या है, जिससे कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बड़ी मात्रा में बचा सकें। देखिए अगर हम भारत की बात करें, अगला पॉइंट में हम इसको ही डिस्कस करेंगे। भारत की बात करें तो भारत में आप देखेंगे सीएनजी बसेस आ गई हैं, हम पेट्रोलियम पे कब, अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने ई बसेस निकाली हैं, ई रिक्शा, ई कार, ई स्कूटर, ई बाइक। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है जिससे कि हम पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं। इज दैट क्लियर। अब अगर क्वेश्चन आ रहा है उत्तर दक्षिण विवाद, तो क्या आप इसका आंसर देने में सामर्थ्य हैं, सभी दे सकते हैं। चलिए शाबाश, इसको नोट कर लेंगे अगर आपको करना है। इसमें कुछ नोट करना है बेटा, मिटा दिया जाए। ये वैसे जो कल मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी आपकी, उसमें भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था, जो बच्चे थे उनको पता होगा। अब देखिए क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं और हम सब भारतीय हैं, तो हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो उसमें भारत के योगदान को हम भूल नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं यहाँ पर जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो भारत की पर्यावरण को बचाने में क्या भूमिका है, भारत क्या योगदान दे रहा है, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। क्लियर है बेटा। हेडर लिखेंगे बेटा सभी, साथ ही साथ लिखते चलेंगे।
साथ ही साथ लिखेंगे पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के संरक्षण में भारत की भूमिका, भारत की भूमिका स्लैश योगदान। तो देखिए भूमिका आ जाए या क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने क्या योगदान दिया है, दोनों का मतलब एक ही है कि पर्यावरण के संरक्षण में भारत की क्या भूमिका रही, इसका योगदान बताएं। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये मोस्टली अगर आपके एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स में आएगा, 4 अंक में आएगा। और 4 अंकों के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि उसका कोड क्या होता है, कोड रहेगा 1 × 4 = 4, यानी कि आपको एक एक अंकों के 4 पॉइंट लिखने हैं और चारों के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है बेटा। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है तो आपको पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ पॉइंट को मेंशन कर देना। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ये क्या किया गया, अधिनियम पारित किया गया, और जिसमें हमने ऊर्जा को बचाने यानी कि ऊर्जा के संरक्षण पर सबसे अधिक ध्यान दिया। क्लियर है बेटा। यहां पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये एक तरीके का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा समझौता है जिसमें लगभग जितने भी देश हैं, लगभग अगर मैं कहूं जैसे कि 1992 के अंदर हमने देखा कि 170 से अधिक देश जो हैं वो रियो डी जनेरिया में गए थे। तो रियो डी जनेरिया के बाद ये जो सबसे बड़ा कन्वेंशन था जिसमें ये निर्धारित किया गया कि कौन से देश हैं जिन्हें रिबेट मिलेगा और कौन से देश हैं जिन्हें रिबेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत और चीन, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या रियायत मिली, भारत और चीन जो हैं ये इन्हें माफ़ी दी गई। माफ़ी किस लिए दी गई कि आप जो है आपके देश ने ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा उत्सर्जन नहीं किया है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो इसीलिए आपको क्या है थोड़ी छूट दी जाएगी ताकि आप अपना विकास अच्छे से कर सकें। थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा, 2003 में बिजली अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया, बिजली अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत जो ऊर्जा है, इस अधिनियम के अंदर जो ऊर्जा है उसे दोबारा से नवीनीकरण किया जाए। उसका क्या किया जाए, नवीनीकरण किया जाए, जिससे कि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाए, दोबारा प्रयोग में लाया जा सके। क्लियर है बेटा। यानी कि ऊर्जा का इस्तेमाल उस तरीके से करना है ताकि सभी लोग इसको एंजॉय कर सके। आपने देखा पिछले 2 दशक की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली को पहुंचाने का कार्य किया गया। तो वो सब किसके अंतर्गत किया गया, 2003 में बिजली अधिनियम के अंतर्गत किया गया। और उसके बाद जो सरकारें हैं वो अलग अलग लेवल पर जो बिजली मुहैया करा रही है, इसमें बिजली की चोरी के ऊपर भी रोक लगाई गई। जैसे आपने देखा होगा, मतलब आपसे जो सीनियर होंगे या आपके माता पिता होंगे, उन्होंने वो पहले क्या करते थे, बिजली पर टांका लगा लेते थे या मीटर के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती थी। तो इस तरीके को गैर कानूनी करते हुए इसके ऊपर पूरा का पूरा एक अधिनियम बनाया गया। क्लियर है बेटा पॉइंट। नेक्स्ट लिखेंगे 2005 में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि जितने भी सीएनजी वगैरह है उसे सबमिट किया गया। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, जो सीएनजी भारत में लाई गई उसके लिए 2005 का जो वर्ष है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बायोडीजल के जो इंजन है उसको कम प्रयोग किया गया। यानी इससे पहले जो है जो गाड़ियाँ थी वो डीजल पर चलती थी और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान
पहुंचाती थी। अब उसकी जगह हमने किस फ्यूल का यूज़ किया? CNG फ्यूल का यूज़ किया, ताकि पर्यावरण को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं अगले पॉइंट के रूप में कि भारत जो है वो सांस्कृतिक रूप से भी पर्यावरण को संरक्षित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आया? हेडर हम क्या देख सकते हैं? सांस्कृतिक रूप से संरक्षण, रूप से संरक्षण। अब देखिए, सांस्कृतिक रूप से संरक्षण की बात करें तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना रखे थे जिसकी वजह से हम पर्यावरण को ज़्यादा बचाव कर सकते हैं। जैसे कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इसके साथ कुछ मान्यताएं जोड़ दी गई ताकि लोग इन पेड़ों को ना काटें, क्योंकि पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो अगर मैं कहूँ, ऐसे कहूँ नॉर्मल कि भाई पीपल का पेड़ नहीं काटना या बरगद का पेड़ नहीं काटना, तो कोई उसे मानेगा नहीं। तो हमारे पूर्वजों ने एक क्या सिस्टम लगा दिया कि जी पीपल के पेड़ पर तो होते हैं हनुमान जी और बरगद के पेड़ पर होते हैं भूत। इस मान्यता के साथ क्या हो गया? अब लोगों में एक डर और एक आस्था हो गई और इसकी वजह से वो इस तरीके के जो पेड़ हैं उनको नहीं काटते। क्लियर है बेटा? जैसे हम पीपल की बात करें या बरगद की बात करें तो इस तरीके के पेड़ जो कि बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं उनके कटाव को रोका गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे तुलसी। तुलसी जो है इसकी हम पूजा करते हैं, इसीलिए लोग इसको भी काटते नहीं और अपने घरों में लगाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन और ज़्यादा बढ़े। और अगर मैं बात करूं इससे थोड़ा सा और आ जाके, तो यहाँ पर कई ऐसे जानवर भी हैं जिनको हमने बचाव किया है। जैसे बंदर हो गया, बंदर को किसके साथ जोड़ दिया? हनुमान जी के साथ। सांप को किसके साथ जोड़ दिया? शंकर भगवान के साथ। तो इस तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका भी हम क्या कर रहे हैं? बचाव कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण को संरक्षित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमने कुछ और भी ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे हमने यहाँ पर बायो ऑटो फ्यूल पॉलिसी की बात करी, ठीक है ना। इसके अलावा भी हम और देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा। क्या है? परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा। क्या देख सकते हैं? परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा। अब हम जो है एनर्जी, या जिसे आप ऊर्जा के नाम से जानते हैं, उसको बनाने के लिए परंपरागत तरीकों के बजाय नए तरीकों की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा। तो भारत में लगभग 13% बिजली जो है वो परमाणु ऊर्जा के द्वारा बनाई जाती है, जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। नहीं तो हम पहले कैसे बनाते थे? ट्रेडिशनल वे में कोयलों को जलाते थे, उससे ऊर्जा निकलती थी। तो कोयला जब जलेगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ओजोन लेयर का छेद बड़ा करेगा। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है पॉइंट्स? इसके अलावा बहुत सारे और कदम भी उठाए गए, जैसे प्रदूषण बोर्ड को बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रदूषण बोर्ड को बनाया गया। अब ये प्रदूषण बोर्ड क्या काम करता है? ये चेक करता है कि आपकी गाड़ी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसकी मात्रा कितनी है। आपकी गाड़ी में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसकी मात्रा कैसी है। अगर वो ज़्यादा होती है तो आपके ऊपर चालान किया जाता है या आपकी गाड़ी को भी बंद किया जा सकता है। तो ये इस तरीके के कुछ जो कदम हैं वो हमेशा से पर्यावरण को बचाते हैं। और आपका क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर कर लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में हैं सभी लोग? कोई डाउट इसमें? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम जितने भी रिसोर्सेज को लेकर इंडोजीनियस पीपल यानी कि मूल निवासी और वर्तमान संदर्भ में जितने भी पॉइंट पर्यावरण संरक्षण को लेकर रह गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।